Hi guys, today I'm gonna discuss a very important question regarding can bail be granted as a matter of right, and if yes, then in what cases, in what circumstances. So briefly first I'm gonna talk about what is like bail and the brief introduction of bail, and then we'll go straight forward to the question of can bail be granted as a matter of right. So first of all, bail term is not defined in CRPC, but Supreme Court in the case of Gurbakh Singh versus State of Punjab, Supreme Court said ki like to set a person to set at liberty a person arrested or imprisoned on security being taken for his appearance. तो मतलब किसी भी पर्सन को जो कि आपने कस्टडी में रखा है, अरेस्ट में रखा है, तो उसको बॉन्ड पे विद और विदाउट श्योरिटी उसको छोड़ना, तो दैट कॉल्ड एज बेल. देन अगेन इन द केस ऑफ मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी के केस में सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग अ पर्सन फ्री ऑन बेल. देन आपने बहुत सारे केसेस में सुना होगा कि लाइक बेल इज़ अ रूल एंड जेल इज़ एन एक्सेप्शन. ये आपके कई सारे केसेस में बोला है, लाइक गुदी कांति वर्सेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर, बाबू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, शक्तिकांत दास केस. तो ये वाली लाइन तो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है ही बेल को लेके कि बेल भाई रूल है एंड जेल इज़ एक्सेप्शन. जब तक बहुत नेसेसरी ना हो अक्यूज्ड को जेल में रखना, उसको कस्टडी में रखना, तब तक नहीं रखना चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ मैटर ऑफ राइट ऑल्सो. क्योंकि यहाँ पे एक बहुत प्रिंसिपल आपका यहाँ पे फंसता है कि वो इंसान अक्यूज्ड है, वो कन्विक्ट नहीं है. तो कोई इनोसेंट को भी हो सकता है कि गलत फंसाया जा रहा हो, तो उसके साथ भी गलत हो सकता है. तो यहाँ पे स्टेट को दो चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है कि एक तरफ तो आपको ध्यान देना पड़ता है कि उसने कोई क्रिमिनल एक्ट करा है, ऑब्वियसली ऑफेंस किया है, तो फॉर द सोसाइटी आपको ऐसे लोगों को सोसाइटी से दूर रखने की ज़रूरत है. और दूसरा, उसके भी फंडामेंटल राइट्स, उसकी राइट ऑफ लिबर्टी भी हैम्पर हो रही है. तो क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? तो ये दोनों चीज़ें सर्कमस्टेंस पे देखा जाता है. लाइक नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में जहाँ पे कि ऑफेंस ज़्यादा है, लाइक कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है, जहाँ पे ऐसा ऑफेंस उसने किया है लाइक माइट बी डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और एनीथिंग हीनियस क्राइम किया है, तो उस केस में देर आर चांसेस ऑफ बेल गेटिंग आर क्वाइट लेस. बट रादर देन कोई पिटी ऑफेंस करा है, तो इट्स ओके टू रिलीज दैट पर्सन ऑफ ऑन बेल. तो आप यहाँ पे दो पॉइंट यहाँ पे मेंशन करोगे कि एक तो द स्टेट इज ड्यूटी बाउंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी एट लार्ज एंड सेव इट फ्रॉम क्रिमिनल. पहला हमें एक दिमाग में ये वाला पॉइंट रखते हैं. दूसरा पॉइंट क्या होता है? द पर्सन इज प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी एंड ही कैनॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट टू लिबर्टी अनलेस देयर आर ग्राउंड्स फॉर डूइंग सो. तो ये दोनों पॉइंट्स को दिमाग में रखते हुए बेल के प्रोविजंस रखे जाते हैं. और अब हम डिस्कस करेंगे कि बेल कब आपका एज अ मैटर ऑफ राइट दिया जाता है. पहला तो बेलेबल ऑफेंस जहाँ पे होते हैं क्राइम, जैसे कि सेक्शन 436 ऑफ सीआरपीसी में एंड सिमिलरली 478 ऑफ बीएनएसएस में. तो भाई बेलेबल ऑफेंस किया है तो वो उसका एज अ मैटर ऑफ राइट बेल दिया ही जाएगा. शैल, अगर हम उसकी बेल एक्ट की लैंग्वेज से भी जाए तो इट इज़ रिटन दैट कोर्ट विल शैल गिव हिम बेल. तो एक बार हम इसकी बेल एक्ट की लैंग्वेज भी देख लेते हैं. 436 में क्या दे रखा है सीआरपीसी में? when any person other than the person accused of a non-bailable offense, other than the person accused of non-bailable offense, मतलब बेलेबल ऑफेंस वाले की बात कर रहे हैं, इज अरेस्टेड और डिटेन्ड विदाउट वारंट उसे डिटेन किया, क्योंकि वारंट में हमारा मेंशन होता है कि ऑब्वियसली बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, बाय द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन और अपीयर्स और इज ब्रॉट बिफोर द कोर्ट. वो खुद से ही आ गया या फिर उसको कोर्ट में बुलाया गया या पुलिस ऑफिसर लेके आया है, तो क्या? एंड इज प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम while in the custody of such officer at any stage of proceeding before the court to give bail, such person shall be released on bail. ऐसे इंसान को जिसने बेलेबल ऑफेंस किया है, आपने उसे अरेस्ट किया है, डिटेन किया है, तो इट्स द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू रिलीज हिम ऑन अ बेल. फिर उसके बाद ऑब्वियसली उसको कोई बेल बॉन्ड फर्निश करना होता है, लाइक विद और विदाउट श्योरिटी, वो कोर्ट का डिस्क्रिशन है. और एक इसमें इंडिजेंट पर्सन का कंसेप्ट आता है, जैसे कि आप प्रोवाइडेड में देख सकते हैं कि इंडिजेंट पर्सन क्या होता है. मतलब कोई ऐसा इंसान जो अपनी बेल फर्निश नहीं कर पा रहा, वो उतने पैसे जो कोर्ट ने बोला है जमा करने के लिए उसके पास वो अमाउंट नहीं है, तो फिर हम कब मानेंगे कि वो इंडिजेंट है? एक तो ये वाला आपका देख सकते हैं कि 2005 के अमेंडमेंट से आई थी ये वाली बात कि मे एंड शेल इफ सच पर्सन इज इंडिजेंट एंड इज अनेबल टू फर्निश श्योरिटी इंस्टेड ऑफ टेकिंग बेल. तो
फ्रॉम सच पर्सन डिस्चार्ज हिम ऑन द एग्जीक्यूटिंग का बॉन्ड विदाउट श्योरिटीज फॉर हिज अपीयरेंस। तो अगर कोई पर्सन इंडिजेंट है तो उसको विदाउट श्योरिटी भी आपका बेल पे छोड़ा जा सकता है। और मतलब कैसे पता चलेगा कि कौन इंडिजेंट है? तो हम ये मानते हैं कि अगर 1 वीक के अंदर उसने अपने बेल की कहते हैं जो भी रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी नहीं करी है, और तो वो हम 1 वीक का टाइम मानते हैं, क्योंकि हम उसको एक सफिशिएंट ग्राउंड मान लेते हैं कि कोई भी एक रीजनेबल इंसान है तो कौन ही जेल में रहना चाहेगा। अगर उसके पास नहीं है उतना पैसा, अमाउंट नहीं है, दैट्स वाई ही इज़ इन द जेल, और वैसे भी बेलेबल ऑफेंस है तो उसको बेल पे छोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट हमने देख लिए। और हाँ, एक इसका इसी मैटर पे एक और केस है, रसिक लाल वर्सेस किशोर का केस है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि राइट टू क्लेम बेल ग्रांटेड अंडर सेक्शन 436 इज एब्सोल्यूट राइट। ये वही पूर्ण, जो अभी हमने अभी बात करी है, पूर्ण अधिकार है अक्यूज्ड का टू गेट अ बेल अंडर 436। इफ द बेलेबल ऑफेंसेज देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डिस्क्रिशन इन ग्रांटिंग बेल, यहाँ पे डिस्क्रिशन नहीं है कोर्ट का। एज सुन एज इज अपीयर दैट अक्यूज इज प्रिपेयर टू गिव बेल, द पुलिस ऑफिसर और द कोर्ट बिफोर हुम ही ऑफर्स हिज बेल इज बाउंड टू रिलीज हिम बेल। तो जो आपने बेल का अमाउंट माना है, वो दे रहा है, बेल फर्निश करना है, तो इट्स द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू रिलीज दैट पर्सन ऑन बेल। ठीक है, नाउ वील मूव ऑन टू द सर्कमस्टेंसेज, जो मेन बात विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि सर्कमस्टेंसेज द बेल कैन बी ग्रांटेड एज अ मैटर ऑफ राइट। कौन कौन से केसेस में बेल आपका मैटर ऑफ राइट की तरह दिया जाएगा? पहला, बेल टू द अंडर ट्रायल प्रिजनर्स अंडर सेक्शन 436A ऑफ CRPC इट इज़ गिवन कि कोई इंसान ऐसे ऑफेंस के लिए अक्यूज्ड है कि लाइक डेथ पेनल्टी के अलावा वो किसी भी चीज़ के लिए अक्यूज हो, अंडर ट्रायल प्रिजनर, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल में, वो डिटेंशन पीरियड में 1/2 लाइक सपोज उसको 7 साल की इम्प्रिजनमेंट देनी थी, तो वो 3.5 साल वो ऑलरेडी जेल में काट चुका है, तो वो पर्सन ही शैल बी रिलीज्ड बाय द कोर्ट ऑन हिज पर्सनल बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटीज। उसके पास ये राइट आ जाता है कि अब उसको बेल पे छोड़ो आप। और लाइक बट अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर बीच में आ जाता है और वो कहता है कि नहीं, इसको बेल पे छोड़ना ठीक नहीं है, तो फिर वो राइटिंग में अपने रीजंस देगा कि क्यों नहीं है राइट उसको छोड़ना। देन इन दैट केस ओनली उसको 1/2 से ज़्यादा डिटेन किया जाएगा। और इन इन एनी सर्कमस्टेंस, कोई भी सर्कमस्टेंस में लाइक उसकी 7 साल की इम्प्रिजनमेंट है, आप 7 साल से तो ज़्यादा नहीं रख सकते हो, मतलब उसका ऑफेंस ही इतना है, तो मैक्सिमम पीरियड ऑफ जो इम्प्रिजनमेंट है उससे ज़्यादा इंसान को जेल में नहीं रखा जा सकता इन एनी सर्कमस्टेंसेज। एंड इन यूजुअल सर्कमस्टेंसेज हाफ ऑफ द इम्प्रिजनमेंट टाइम जो है आपका पनिशमेंट का, उससे ज़्यादा नहीं रखा जा सकता। पर अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर कोर्ट को लगता है कि नहीं रखना ज़रूरी है, तो फिर बात अलग है, तो तब भी मैक्सिमम पीरियड से ज़्यादा नहीं रखा जाएगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या बात कर रहा है आपका कि बेल व्हेन देयर इज नो रीजनेबल ग्राउंड टू प्रोसीड फर्दर। अगर आपके पास रीजनेबल ग्राउंड ही नहीं है उसको रखने के लिए, तो लेट हिम बी फ्री। ये बात आपकी कहाँ पे करी गई है? ये बात है आपकी 437 क्लॉज 2 ऑफ CRPC। इसमें बात की गई कि अगर कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं बनता, या हम बात कर रहे हैं नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इवन नॉन बेलेबल ऑफेंस है, पर आपके पास कोई भी रीजनेबल ग्राउंड नहीं है उसको डिटेन करने का, अरेस्ट करने का, और फर्दर इंक्वायरी की ज़रूरत है, ठीक है, तो लेट हिम बी फ्री ऑन बेल, और उससे बॉन्ड एग्जीक्यूट करा लेंगे कि जब भी उसको इंक्वायरी के लिए बुलाया जाए या कुछ भी ज़रूरत है तो वो कोर्ट में आए। ठीक है, अगर कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं रख रहा कि भाई डिटेन करके क्यों रखना है, तो अंडर 437 क्लॉज 2 में उसे छोड़ दिया जाएगा। देन थर्ड पॉइंट क्या बात कर रहे हैं हम? बेल व्हेन ट्रायल इज नॉट कंप्लीटेड विद इन 60 डेज। ट्रायल 60 डेज में नहीं कंप्लीट हुआ है, ये कहाँ पे बात कर रही है आपने? 437 क्लॉज 6 में बात करी है, सब सेक्शन 6 में। ये बोल रहे कि अगर आपका ही शैल बी रिलीज ऑन बेल इफ द कस्टडी फॉर द होल पीरियड बी रिलीज अनलेस द मजिस्ट्रेट, मतलब 60 डेज के अंदर अगर आपका ट्रायल नहीं हुआ है तो ही इज एंटाइटल टू गेट बेल। अदरवाइज लाइक मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं उसका डिटेंशन जरूरी है, तो दैट्स अ डिफरेंट केस। ठीक है, देन फोर्थ पॉइंट, बेल आफ्टर कंक्लूजन ऑफ ट्रायल। ट्रायल हो चुका है, ये आपका बात है 437 क्लॉज 7 में आपको पता चला है कि उस इंसान ने कोई ऑफेंस नहीं किया है, तो जजमेंट का टाइम बचा है बस, और ट्रायल हो चुका है, तो मीनवाइल उसको बेल पे रिलीज़ किया जा सकता है। और उसको एक ऑर्डर भी ये दिया जा सकता है कि जिस दिन जजमेंट प्रोनाउंस होगा तो उस दिन आना है।
तो इस टाइप से बॉन्ड पे उसको छोड़ा जा सकता है 437 क्लॉज 7 में, ठीक है। देन आपका 5th पॉइंट, और कब छोड़ा जा सकता है, डिफॉल्ट बेल के केस में। डिफॉल्ट बेल आपका कहाँ पे दे रखा है, 167 सबसेक्शन 2 में सीआरपीसी में दे रखा है। तो डिफॉल्ट बेल में वो होता है ना 90 डेज और 60 डेज वाला कंसेप्ट। 90 डेज लाइक जब आपने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जो जिसका पनिशमेंट 10 साल से ज़्यादा है, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, या डेथ पेनल्टी है, तो उन केसेस में अगर 90 डेज के अंदर चार्जशीट फाइल नहीं हुई है तो उसके पास डिफॉल्ट बेल वो आ जाता है, वो डिफॉल्ट बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। सिमिलरली कोई और ऑफेंस है लाइक जिसमें 10 साल से कम वाली इम्प्रिजनमेंट है, तो उस केस में डिफॉल्ट बेल का कंसेप्ट आ जाता है। तो वहाँ पे जब इंसान वो रेडी टू फर्निश बेल है और सारी टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए एग्री कर रहा है जो भी बेल में, तो उसको वहाँ पे भी उसके पास मैटर ऑफ राइट आ जाता है टू बी रिलीज्ड ऑन बेल, ठीक है। तो हाँ, और खाली इसके ऊपर एक केस है कि लाइक ओनली फाइलिंग ऑफ चार्जशीट आफ्टर द टाइम पीरियड इज कंप्लीट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कैंसिलेशन ऑफ बेल के लिए दैट्स इज नॉट सफिशिएंट। कोर्ट का डिस्क्रिप्शन लगेगा कि लाइक वो प्रॉपर रीजनिंग उसको रिटन में देनी होगी कि क्यों उसको बेल पे रिलीज करने के लिए मना किया जा रहा है। ये एक केस है उदय मोहन लाल आचार्य वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। वैसे ये वाली सेम बात आपकी बहुत सारे केस में कही गई है कि मतलब खाली फाइलिंग ऑफ चार्जशीट इज नॉट इनफ टू कैंसिल द बेल, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट, बेल इन केस ऑफ अपील। अपील के केसेस में बेल के लिए आपका क्या राइट है, लाइक सेक्शन 389 क्लॉज 3 ऑफ सीआरपीसी में बोला गया है कि अगर कोई पर्सन कन्विक्ट है 3 ईयर्स के लिए और वो ऑलरेडी बेल पे है तो ठीक है, ही कैन बी ऑन बेल। सिमिलरली वो कन्विक्ट है आपका बेलेबल ऑफेंस के केस में, तो देन ऑल्सो, और वो ऑलरेडी बेल पे है, तो उस केस में भी बेल एज अ मैटर ऑफ राइट में उसको बेल कंटिन्यू की जा सकती है। तो अभी हमने दिस इज ऑल लाइक एक बार मैं अगर आपको जल्दी से रिकैप करा दूं, तो अगर कोई क्वेश्चन आता है बेल एज अ मैटर ऑफ राइट और वैसे भी जनरल नॉलेज के लिए बेल एज अ मैटर ऑफ राइट में, तो हम कहाँ से शुरू करेंगे। पहले तो बेल को बता देंगे बेल क्या चीज़ है। बेल एज सच कहीं डिफाइंड नहीं है, और एक आध केस बता देंगे लाइक गुरबख्श सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का, या फिर बेल इज एन रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन वाली बात। फिर उसके बाद वी कैन डिस्कस द प्रिंसिपल रिलेटिंग टू बेल, कि कहते हैं भाई अक्यूज का भी पर्सनल लिबर्टी का राइट है और सिमिलरली आपको सोसाइटी का भी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है, तो वो भी उन दोनों चीज़ों को बैलेंस करते हुए डिसीजन लेना होगा। देन ये वाला पोर्शन आपको अच्छे से डिफाइन करना है जो 436 ऑफ सीआरपीसी में दे रखा है कि बेलेबल ऑफेंसेस के केस में तो भाई बेल देना ही देना है, वो तो शैल लिखा हुआ है, ठीक है। और इंडिजेंट पर्सन के केस में अगर 1 हफ्ते के अंदर उसने नहीं कहते हैं बेल फर्निश की है तो भी हम मानेंगे कि वो इंडिजेंट है, तो उसको बेल विदाउट श्योरिटी भी दी जा सकती है। देन कौन कौन से केसेस में बेल एज अ मैटर ऑफ राइट दी जाएगा, पहला बेल टू अंडर ट्रायल प्रिजनर, ठीक है, 436A में। सेकंड, बेल व्हेन देयर इज नो रीजनेबल ग्राउंड टू प्रोसीड फर्दर, कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है आपको उसे रोकने का, 437 क्लॉज सबसेक्शन 2 में। थर्ड, बेल व्हेन ट्रायल इज नॉट कंप्लीटेड विद इन 60 डेज, 60 डेज में आपका ट्रायल नहीं हो पाया है, 437 सबसेक्शन 6। फोर्थ, बेल आफ्टर कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, ट्रायल कंप्लीट हो गया, जजमेंट का टाइम बस बचा हुआ है, 437 सबसेक्शन 7 में बेल दे सकते हैं। डिफॉल्ट बेल 167 सबसेक्शन 2। एंड देन लास्ट, बेल इन केस ऑफ अपील 389 सबसेक्शन 3। इन केसेस में आपको बेल एज अ मैटर ऑफ राइट मिलेगा। ओके, थैंक यू।